नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे अपने यूट्यूब चैनल संगम इम्पैक्ट में। दोस्तों, हमारे चैनल पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सभी विषयों के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को चैप्टर वाइज रिवीजन करवाया जा रहा है। इसीलिए अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते होंगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को प्रारंभ करता हूं। फ्रेंड्स, इस सेशन में बायोलॉजी के एक महत्वपूर्ण अध्याय ऊतक विज्ञान यानी स्टडी ऑफ टिश्यू के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जिसका पहला प्रश्न है, कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जो रूप, कार्य और उत्पत्ति में समान होता है उसे क्या कहते हैं। तो कोशिकाओं का वह समूह जो रूप, कार्य और उत्पत्ति में समान हो, ऐसे समूह को हम ऊतक कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है कि समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो यह कथन जो है वो सही है। अगला, ऊतक एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों जीवों में पाया जाता है, यह कथन गलत है। अगला, पादप तथा जंतु दोनों में ही ऊतक पाए जाते हैं, तो यह कथन सही है। इस प्रकार देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि केवल 1 और 3 कथन सही है। अगला प्रश्न है कि पौधे तथा जंतुओं दोनों की कोशिका लगभग एक समान ही होती है, फिर दोनों के ऊतकों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि पौधे में कोई गति नहीं होता जबकि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विचरण करते हैं। पौधों में वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है जबकि जंतुओं में वृद्धि एक रूप में होती है, और जंतु तथा पौधों में के अंगतंत्र की बनावट पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इन सभी कारणों के से दोनों के ऊतकों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मेयर ने किया था। अगला प्रश्न, एक विशेष कार्य को करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। तो ऊतक। अगला प्रश्न कहता है फ्रेंड कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में है कि किसी एक ऊतक में एक ही आकार एवं विशेषताओं की कोशिका पाई जाती है, और कथन 2 कहता है कि कुछ ऊतकों में विभिन्न आकार एवं बनावट की कोशिकाएं होती है। कहा कि उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है। इस प्रकार कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, पादपों में विभज्योतकीय ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो वो है कि इन ऊतकों की कोशिकाएं के विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होती है, यानी विभज्योतकीय ऊतक के विभाजन के कारण ही पादप में वृद्धि होती है। तो कथन डी सही है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक पौधा में विभज्योतकीय ऊतक के संदर्भ में सही नहीं है। तो वो है कि इस ऊतक के कोशिकाओं की राजधानियाँ बहुत बड़ी होती है, यह कथन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न, शीर्षस्थ विभज्योतकीय ऊतक उत्तरदायी होता है। तो शीर्षस्थ विभज्योतकीय ऊतक जो है वह लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, वह ऊतक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तो वह ऊतक होता है शीर्षस्थ ऊतक। कौन सा ऊतक? शीर्षस्थ ऊतक होता है। इसमें आंसर ऑप्शन नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए इसका शीर्षस्थ ऊतक होगा। अगला प्रश्न है, वह ऊतक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। देखिए यही प्रश्न है, दोहरा दिया है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शीर्षस्थ विभज्योतकीय ऊतक। अगला प्रश्न, संवहन ऊतक में अवस्थित कैम्बियम एवं वृक्ष की छाल के नीचे का कैम्बियम का उदाहरण कौन है। तो उसका उदाहरण है पसर्व विभज्योतकीय ऊतक। यानी संवहन ऊतक में जो अवस्थित कैम्बियम होता है एवं वृक्ष की छाल के नीचे जो कैम्बियम है, यह किसका उदाहरण है। तो यह है पार्श्वस्थ विभज्योतकीय ऊतक का। अगला प्रश्न, वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, वह कौन ऊतक है। तो वह है कैम्बियम। अगला प्रश्न, किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है। तो वह पार्श्वस्थ विभज्योतकीय ऊतक। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि पौधों के अस्थायी ऊतक के कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है, और कथन 2 है कि विभज्योतकीय ऊतक
की वृद्धि के फलस्वरूप पौधे में अस्थायी ऊतक बनता है। कहा कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, कथनों को पहचानें। तो इस प्रकार इसमें कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड कि एक बीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है क्योंकि इनमें नहीं होता है। यानी एक बीजपत्री में तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है ना, क्योंकि इसमें नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है जिसके वजह से इसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है? तो इनमें कैम्बियम नहीं होता है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक बीजोत्की ऊतक कहते हैं, क्योंकि यह पौधे के जीवन चक्र के प्रारंभ में बनते हैं और प्राथमिक पादप शरीर बनाते हैं। तो वह कौन ऊतक है? तो वह है शीर्षास्त्र बीजोत्की ऊतक एवं अंतर्वेशी बीजोत्की ऊतक। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है संवहन ऊतक का निर्माण किस बीजोत्की द्वारा होता है? तो संवहन ऊतक का निर्माण जो है वो पार्श्वस्थ बीजोत्की ऊतक द्वारा होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड कि मृदु ऊतक किस प्रकार के ऊतक है? तो मृदु ऊतक जो है वह सरल ऊतक होता है, सिंपल टिश्यू होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ऊतक में जीवित कोशिकाएं पाई जाती है? तो मृदु ऊतक में जीवित कोशिका होता है और स्थूल कोण ऊतक में जीवित कोशिकाएं ऊतक होती है, क्योंकि दृढ़ ऊतक में मृत कोशिका होता है। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न कहता है कि मृदु ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? तो उसका कार्य है भोज्य पदार्थों का संग्रह करना। अगला प्रश्न वायु ऊतक किन पौधों में पाया जाता है? तो वह हाइड्रोफाइट्स पौधे में पाया जाता है, यानी जलीय पौधों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है जलोद्भिद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल में तैरते रहते हैं? तो जलोद्भिद पौधे जो हैं किसके उपस्थिति के कारण जल में तैरते रहते हैं? तो वायु ऊतक के कारण। अगला प्रश्न वह कौन सा ऊतक है जिसकी कोशिकाएं जीवित होती है, भित्ति सेलुलोज का पेप्टिन की बनी होती है और कोनों पर अलिग्निन स्थूलन मिलते हैं? तो वह कौन सा ऊतक है? तो वह ऊतक है कोलेनकाइमा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एक ऊतक केवल तरुण पौधों में पाया जाता है, बड़े बड़े वृक्षों में नहीं? तो वह ऊतक है स्थूल कोण ऊतक। अगला प्रश्न शाकीय द्विबीजपत्री पौधे जैसे सूरजमुखी कद्दू को लचीलापन तथा दृढ़ता प्रदान करने वाला ऊतक है। तो वह कौन ऊतक है जो शाकीय द्विबीजपत्री पौधे जैसे में सूरजमुखी में कद्दू को लचीलापन देने में ये दृढ़ता प्रदान करने वाला ऊतक होता है? तो वह ऊतक है स्थूल कोण ऊतक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक ऊतक जड़ में उपस्थित नहीं रहते हैं? तो वह ऊतक है स्थूल कोण ऊतक, यह जड़ में नहीं होता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस ऊतक के कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है? तो वह दृढ़ ऊतक। अगला प्रश्न पौधों के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते और तने की इस नम्यता का कारण किसकी बहुतायात को माना जा सकता है, यानी किसकी उपस्थिति के कारण ऐसा हो सकता है? तो दृढ़ ऊतक के कारण। अगला प्रश्न रेशे उत्पन्न करने वाले पौधे जैसे पटुआ में किस प्रकार की ऊतक की प्रचुरता होती है? तो उसमें दृढ़ ऊतक की प्रचुरता होती है। अगला प्रश्न है कि फलों तथा बीजों का कठोर आवरण किस ऊतक के कारण होता है? तो वह दृढ़ ऊतक के कारण होता है। अगला प्रश्न सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है, यानी किस ऊतक में सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है? तो कॉर्क कोशिका में। अगला प्रश्न है कि व्यापारिक कॉर्क किससे प्राप्त होता है? तो कॉर्क कैम्बियम से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? तो क्विकर्स सुबेर से। अगला प्रश्न मृदु ऊतक की कोशिकाएं होती है, यानी मृदु ऊतक की कोशिकाएं किस प्रकार की होती है? तो गोलाकार होती है। अगला प्रश्न है दृढ़ कोशिका में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? दृढ़ कोशिका में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? तो वह है कि इनकी कोशिकाएं बहुत लंबी और उनके सिरे नुकीले होते हैं, यह गुण नहीं पाया जाता है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस ऊतक की कोशिकाओं में अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है? तो विभज्योतिकीय ऊतक की कोशिकाओं में एवं मृदु ऊतक की कोशिकाओं में अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है पौधों से प्राप्त होने वाला कॉर्क में कौन सी विशेषताएं नहीं होती है? तो उसमें इसके कोशिकाओं में पर्याप्त मात्रा में जीवद्रव पाए जाते हैं, यह विशेषता नहीं होता है, यानी इनके अंदर जीवद्रव नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है विलामेन की आवश्यकता होती है? विलामेन की आवश्यकता किसके लिए होती है? तो नमी के अवशोषण के लिए। अगला प्रश्न किस प्रकार के जड़ में विलामेन नामक आर्द्रताग्राही स्पंजी ऊतक पाया जाता है? तो अधिपादप मूल में। अगला प्रश्न आर्किड में विलोपन ऊतक पाया जाता है, तो किसमें? तो उसके मूलों में। अगला प्रश्न पौधों का सबसे बाहरी स्तर या छिलका को क्या कहते हैं? तो उसे अधिचर्म कहा जाता है। अगला प्रश्न शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों के एपिडर्मिस में कौन सी परत होती है जो पौधों में जल हानि को रोकता है? तो वह है सुबेरिन। अगला प्रश्न त्वचाजन ऊतक शीर्षस्थ विभज्योतिकी से बनता है, यह निम्नांकित में से किसमें विकसित होता है? तो वह बाह्य त्वचा में विकसित होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा ऊतक तंत्र पौधों के संपूर्ण मध्य भाग का निर्माण करते हैं? तो वह है फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। अगला प्रश्न रंध्र तथा मूल रोम पाए जाते हैं, तो रंध्र तथा मूल रोम बाह्य त्वचा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न कि पौधों के बाह्य त्वचा के ठीक नीचे की परत को क्या कहते हैं? तो पौधे के बाह्य त्वचा के ठीक नीचे की परत को कॉर्टेक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न पौधों के अंतःत्वचा और संवहन बंडल के बीच पाए जाने वाली परत को क्या कहते हैं? तो उसे परिरंभ कहा जाता है। अगला प्रश्न कैम्बियम के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? तो वह है कि यह एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों पौधों में पाया जाता है, यह सही नहीं है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा परत भरण या मूल ऊतक तंत्र के अंतर्गत शामिल है? तो वह है कि कॉर्टेक्स, परिरंभ, मज्जा तथा पीध किरणें। अगला प्रश्न कहता है कि पौधे की भरण ऊतक तंत्र के मुख्य कार्य है, तो वो है कि भोजन पदार्थ निर्माण तथा उसका संग्रह करना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कौन अजैव पदार्थ का संचयन करता है? तो इडियोप्लास्ट। अगला प्रश्न वह संवहन बंडल जिसमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसे बायोकोलेटरल कहते हैं। अगला प्रश्न आर्य संवहन बंडल कहाँ पाए जाते हैं? तो आर्य संवहन बंडल जो है वह एक बीजपत्री पौधों के जड़ों में पाया जाता है। अगला प्रश्न पौधों के स्टील परत में शामिल होते हैं, तो पौधे के स्टील परत में कौन शामिल होते हैं? तो वह है परिरंभ, संवहन पुल तथा मज्जा। अगला प्रश्न एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो एक वृक्ष की आयु का पता वार्षिक वलय की गिनती करके लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न वार्षिक वलय या वृद्धि वलय में शामिल क्या होते हैं? तो उसमें वसंत काष्ठ और शरद काष्ठ दोनों शामिल होते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? तो अंतःरंभीय एधा के कारण। अगला प्रश्न एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं, तो वृक्ष की आयु क्या होगी? तो 50 वर्ष होगी। अगला प्रश्न समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते हैं क्योंकि स्पष्ट जलवायवीय विभिन्नता नहीं होती है। अगला पुराने पेड़ को जब काटा जाता है तो बीज का केंद्रीय भाग मजबूत, घना तथा गहरे कत्थई रंग का होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हृदय काष्ठ, ड्यूरामेन, सरील इनमें सभी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है कि हृदय काष्ठ के सभी कोशिकाएं मृत होती है।
और कथन 2 कहता है कि रास काष्ठ के कुछ कोशिकाएं जीवित तथा कुछ मृत होती है। इस प्रकार इसका सही आंसर जो है वो दोनों सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि यदि सन 2000 में एक वृक्ष में एक साइन बोर्ड की कील भूमि से 7 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई, सन 2021 में यह कील कितनी ऊंची होगी यदि वृक्ष प्रति वर्ष 5 इंच लंबाई में बढ़ता है? इस कील की लंबाई 7 फीट हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि जटिल उत्तक किसका बना होता है? तो जटिल उत्तक जो है वह भिन्न भिन्न कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। अगला प्रश्न है चालनी नलिका तथा शाह कोशिका पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है? तो फ्लोएम में पाई जाती है। अगला प्रश्न है जाइलम एवं फ्लोएम का निर्माण कितने तत्वों से होता है? तो जाइलम और फ्लोएम का निर्माण 4 तत्वों से होता है, यानी जाइलम का निर्माण भी 4 तत्व से और फ्लोएम का निर्माण भी 4 तत्वों से होता है। अगला प्रश्न है संवहन उत्तक का निर्माण किससे होता है? तो उसका निर्माण पसर विभज्योत उत्तक से होता है। अगला प्रश्न है इनमें कौन जाइलम तत्व में नहीं है? तो वह है सीवेज ट्यूब जो है वह जाइलम तत्व में नहीं है। अगला प्रश्न है फ्लोएम का एक परिपक्व चालनी नलिका वाहिका से भिन्न होती है, किसके अभाव में यह भिन्न होती है? तो क्रियात्मक केंद्रक के अभाव में। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जाइलम का कौन सा तत्व मुख्य रूप से जल तथा खनिज लवण के परिवहन का कार्य करती है? तो वह है वाहिनिकाएँ एवं वाहिकाएँ। अगला प्रश्न है जाइलम का कौन सा तत्व जीवित कोशिकाओं का बना होता है? तो वह है जाइलम मृदुतक। अगला प्रश्न है फ्लोएम का कौन सा तत्व मृत कोशिकाओं का बना होता है? तो फ्लोएम का कौन सा तत्व मृत कोशिकाओं का बना होता है? तो वह है बास्ट तंतु। कौन है? बास्ट तंतु। अगला प्रश्न है फ्लोएम का कौन सा तत्व मुख्यतः भोज पदार्थ के संवहन में भाग लेता है? तो वह चालनी नलिका। अगला प्रश्न है कि चालनी नलिका में भोज पदार्थ के संवहन में कौन मदद करता है? तो उसे शाह कोशिकाएं मदद करती है। अगला प्रश्न है फ्लोएम का कौन सा तत्व फ्लोएम उत्तक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है? तो वह है फ्लोएम तंतु। अगला प्रश्न है फ्लोएम उत्तक में चालनी पट्टी पाई जाती है, किनके बीच पाई जाती है? तो 2 चालनी नलिकाओं के बीच पाई जाती है। अगला प्रश्न है पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है? तो आहार वहन के लिए, यानी फ्लोएम जो है वो भोज पदार्थों का स्थानांतरण करता है, आहार वहन करता है। अगला प्रश्न है पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है, तो जाइलम क्या काम करता है? तो जाइलम जल का वहन करता है। अगला प्रश्न है शाखाओं से पत्तियां किन कारणों से झड़ जाती हैं? तो पत्तियां का झड़ने का कारण है कोर के बाहर विलगन परत बन जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो वह है जेसी बोस ने। अगला प्रश्न है निम्नांकित में किस प्रकार की उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करती है? तो उपकला उत्तक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है? तो उपकला उत्तक। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक लार ग्रंथि तथा समेत ग्रंथि में पाई जाती है? तो वह क्यूबॉइडल एपिथेलियमी उत्तक। अगला प्रश्न अंगों को विसरण श्रवण तथा अवशोषण में मदद करने वाला कौन उत्तक है? तो वह एपिथेलियमी उत्तक। अगला प्रश्न कि त्वचा की बाहरी सतह किससे बनी होती है? तो स्तरित सल्की एपिथेलियमी से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस एपिथेलियमी उत्तक कोशिकाओं में रसांकुर तथा सिलिया पाए जाते हैं? यानी किस प्रकार के एपिथेलियमी उत्तक में रसांकुर और सिलिया पाई जाती है? तो स्तंभाकार उत्तक में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है एपिथेलियमी उत्तक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा अंतरकोशिकीय पदार्थ अधिक होता है, और कथन 2 कहता है कि संयोजी उत्तक में अंतरकोशिकीय पदार्थ नहीं पाए जाते हैं, इनकी कोशिकाएं एक दूसरे से करीब करीब सटी होती है। तो इस प्रकार
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि ना तो एक और ना ही दो कथन सही है। अगला प्रश्न, सल्कीय एपिथेलियमी ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? तो उसका कार्य है सुरक्षा करना। अगला प्रश्न, पश्चमाभी एपिथेलियमी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चमाभी एपिथेलियमी ऊतक ट्रैके तथा गर्भाशय में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऊतक त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है? तो एरियोलर ऊतक। अगला प्रश्न, मोटापा निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वसा ऊतक के कारण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? तो है वसामय ऊतक। अगला प्रश्न, ऊँट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? तो वसामय ऊतक का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस ऊतक की कोशिकाओं में वसा की बूंदें भरी रहती है? तो वसा संयोजी ऊतक में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में ऊतक कौन है? तो रुधिर जो है वो एक ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक। अगला है, निम्नलिखित में कौन ऊतक का उदाहरण है? तो इसमें लसिका जो है एक ऊतक का उदाहरण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन संयोजी ऊतक है? तो वह है अस्थि, उपास्थि एवं लिगामेंट, ये तीनों संयोजी ऊतक है। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि इनमें सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? तो वह है वसामय ऊतक। अगला प्रश्न, श्वेत तथा पीला तंतु पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? तो एरियोलर ऊतक में। अगला प्रश्न, कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? तो कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन जो है वह उपास्थि में पाई जाती है। अगला प्रश्न, कि टेंडन का निर्माण होता है? तो टेंडन का निर्माण श्वेत तंतुमय ऊतक से होता है। अगला प्रश्न, लिगामेंट का निर्माण होता है? तो लिगामेंट का निर्माण किससे होता है? तो पीला तंतुमय ऊतक से। अगला प्रश्न, टेंडन तथा लिगामेंट किस प्रकार के ऊतक है? तो वह है संयोजी ऊतक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है कि टेंडन मांसपेशियों को अस्थि से तथा दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है, और कथन दो है कि लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है। कहा कि इन उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सही कथनों को पहचानना है। तो कथन एक और कथन दो दोनों सही है। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सेबेशियस ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो सेबेशियस ग्रंथि जो है वह स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में पाई जाती है। अगला प्रश्न, लाइक्राइमल ग्रंथि क्या स्रावित करती है? तो लाइक्राइमल ग्रंथि जो है वह आंसू का स्रावन करता है। अगला प्रश्न, किस ऊतक से तलवे, खुर और सिंह बनते हैं? तो काइटिन के ऊतक से सिंह बनते हैं। अगला प्रश्न, ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थित रहती है? तो ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका जो है वह अस्थि में उपस्थित होती है। अगला प्रश्न, कॉन्ड्रियोब्लास्ट नामक कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका उपास्थि में पाई जाती है। ऑस्टियोब्लास्ट अस्थि में और कॉन्ड्रियोब्लास्ट उपास्थि में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? तो संयोजी ऊतक में पाई जाती है। अगला प्रश्न, एरियोलर ऊतक में पाए जाने वाले निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए प्रोटीन हिस्टामिन स्रावित करता है? तो वह है मास्ट कोशिकाएं, यह हिस्टामिन का स्रावन करता है। अगला प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में कौन प्लीहा, यकृत तथा अस्थिमज्जा में पाया जाता है? निम्नलिखित में कौन प्लीहा, यकृत और अस्थिमज्जा में पाया जाता है? तो है जालवत संयोजी ऊतक। अगला प्रश्न, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है कहाँ पर? तो मनुष्य की त्वचा तलवे पर सबसे मोटी होती है। अगला प्रश्न, मनुष्य की त्वचा सबसे पतली कहाँ होती है? तो वह होता है आँखों के पलक पर। अगला प्रश्न, वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती है, कि इसका कारण क्या है? तो त्वचा में झुर्रियाँ पड़ने के कारण चर्म में वसा ऊतक की कमी हो जाता है, यानी चमड़ा में वसा ऊतक के कमी के कारण
त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती है। अगला प्रश्न है कि नाभि रज्जु है, नाभि रज्जु किस प्रकार का उत्तक है? तो वो भ्रूणीय संयोजी उत्तक है। अगला प्रश्न, हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है। तो हैवर्सियन तंत्र जो है वह स्तनियों की अस्थियों में पाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेती है, किसमें भाग लेती है? तो वह एलर्जी प्रतिक्रियाओं में भाग लेती है। अगला प्रश्न, कोलेजन फाइबर शरीर में पाए जाने वाले कुल प्रोटीन का कितना भाग है? तो कोलेजन कुल प्रोटीन का 1/3 भाग होता है। अगला प्रश्न, संयोजी उत्तक का अधिकांश प्रोटीन है, संयोजी उत्तक का अधिकांश प्रोटीन है, कौन है? तो कोलेजन है। अगला प्रश्न, बहा करने में पाए जाने वाले अंतःकंकाल है, किस चीज़ का बना होता है? तो वह उपास्थि का बना होता है, यानी बहा करने जो है हमारा वो किसका बना है? उपास्थि का बना होता है। अगला प्रश्न, शारीरिक अंगों में गति के लिए कौन उत्तक जिम्मेदार है? तो वह पेशी उत्तक, यानी पेशी उत्तक के द्वारा हमारे शरीर में गति होता है। अगला प्रश्न है कि सार्कोप्लाज्म नामक तरल पदार्थ पाया जाता है। सार्कोप्लाज्म जो है यह तरल पदार्थ किस में पाया जाता है, किस उत्तक में पाया जाता है? तो पेशी उत्तक में। अगला प्रश्न, अरेखित तथा रेखित उत्तक मूल रूप से किस प्रकार के उत्तक है? तो रेखित और अरेखित उत्तक जो है वह पेशी उत्तक है। अगला प्रश्न, नेत्र के आइरिस में पाए जाने वाला कौन उत्तक है? नेत्र के आइरिस में कौन उत्तक पाया जाता है? तो वह अरेखित उत्तक, यानी इसे अनैच्छिक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, इंटरकैलेटेड डिस्क उपस्थित होते हैं। तो इंटरकैलेटेड डिस्क उपस्थित कहाँ होते हैं, किस पेशी में होते हैं? तो वह हृदय पेशी में होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी पेशी ऐच्छिक पेशी है, ये जो इच्छा के अनुसार कार्य करती है? तो वह पेशी है रेखित पेशी, यानी रेखित पेशी को ऐच्छिक पेशी भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न, आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किस पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है? तो अरेखित पेशी के संकुचन और प्रसार के कारण होता है। अगला प्रश्न, मायोफाइब्रिल नामक रचना किस उत्तक में पाई जाती है? मायोफाइब्रिल नामक रचना जो है वह किस उत्तक में पाई जाती है? तो पेशी उत्तक में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस पेशी में थकान उत्पन्न नहीं होता है? तो कार्डियक पेशी में थकान उत्पन्न नहीं होता है, वो निरंतर हमेशा लगातार चलते रहता है। अगला प्रश्न, शरीर की कुल भार का लगभग 50% भार किसका होता है? तो रेखित पेशियों का। अगला प्रश्न, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो तंत्रिका उत्तक के द्वारा। अगला प्रश्न, तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है? तो न्यूरॉन। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं कौन है? तो सबसे लंबी कोशिकाएं हैं तंत्रिका का कोशिका। अगला प्रश्न, जन्म के बाद मानव के किस उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो वह है तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न है, न्यूरॉन के डेंड्रन से निकलने वाला पतली पतली शाखाएं क्या कहलाती है? तो न्यूरॉन के डेंड्रन से निकलने वाला पतली पतली शाखाएं जो है उसे डेंड्राइट्स कहते हैं। अगला प्रश्न, रेनवियर के नोड कहाँ पाई जाती है? तो रेनवियर के नोड तंत्रिका में पाई जाती है। अगला प्रश्न, दो न्यूरॉन के जोड़ को क्या कहते हैं? तो दो न्यूरॉन अगर जुड़ता है उसे सिनेप्स कहते हैं। अगला प्रश्न, न्यूरॉन कोशिका में संवेदना का संचार कैसे होता है? तो एक न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में होता है। अगला प्रश्न है कि बायोप्सी किससे संबंधित है? तो बायोप्सी जो है वो परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से संबंधित है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।